हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों भाषा, लिपि, व्याकरण, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले हम अपनी भाषा को शुरू करेंगे। हमारी भाषा कितने प्रकार की होती है, या फिर हमारी भाषा कौन सी होती है, और हमारी लिपि कौन सी होती है, और ग्रामर क्या होता है, ठीक है। जो हमारा व्याकरण है वो क्या होता है। चलिए, अब हम अपने पाठ के जरिए अच्छे से समझेंगे बच्चों। तो पाठ को शुरू करते हैं। भाषा की व्युत्पत्ति भाष, हलंत लगा हुआ है बच्चों, भाष स धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या व्यक्त ध्वनि समूह का उच्चारण करना। भाषा की ध्वनियाँ शब्दों का निर्माण करती हैं, शब्द अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करते हैं, और इन्हीं अर्थपूर्ण वाक्यों द्वारा हम अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा विचारों की वाहिनी है। यह एक मनुष्य के विचारों को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। मनुष्य अपने विचार या भाव अपने साथियों, सगे संबंधियों या दूसरे लोगों को बताना चाहता है। इन विचारों को प्रकट करने के लिए कई साधन हैं, जैसे संकेत द्वारा, यानी हम जो बातें कर सकते हैं वो संकेत द्वारा भी कर सकते हैं, चित्र दिखाकर भी कर सकते हैं, बोल कर भी कर सकते हैं, ठीक है। और संकेत या चित्रों के द्वारा भी सभी प्रकार के भाव प्रकट नहीं हो पाते। अतः वाक्यों के द्वारा बोलकर या लिखकर भी सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि भाषा एक ऐसा समूह है, यानी भाषा एक ऐसा समर्थन साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के भावों एवं विचारों को ग्रहण कर सकता है। संसार में सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी आदि। भारत के भी विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तमिल आदि, ठीक है। ऐसी कई सारी भाषाएं होती हैं। अब आप देखेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन से? एक तो कथिक मतलब मौखिक भाषा, ठीक है। ओरल, जिसे हम इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज कहते हैं। जब व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे भाषा का कथिक रूप या मौखिक रूप कहते हैं। जैसे नेताजी सभा में भाषण दे रहे हैं। अब जब नेताजी जो भाषण दे रहे हैं तो वो अपने शब्दों और विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जो भाषा का मौखिक रूप है, ठीक है। जैसे जो भाषा हमारे मुख से निकलकर हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब यहाँ बच्चों लिखित भाषा की बात हो रही है, ठीक है। रिटन लैंग्वेज, जिसे हम लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति पत्र द्वारा अथवा लिखित रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। पुस्तकों, समाचार पत्रों आदि में हम नित्य प्रति भाषा के लिखित रूप को देखते हैं, जैसे वैभव पत्र लिख रहा है। अब यहाँ है कि वैभव पत्र लिख रहा है, जिस माध्यम से लिखकर या पढ़कर विचारों को प्रकट किया जाता है अथवा समझाया या समझा जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों बोली। सबसे पहले हम बोली की बात करेंगे। बोली सामान्य व्यवहार में बोली शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में किया जाता है, किंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। बोली देश के किसी भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। इसका प्रयोग केवल बोलने तक ही सीमित रहता है, क्योंकि इसकी लिपि नहीं होने के कारण इसका लिखित रूप नहीं होता। प्रमुख बोलियां हैं जैसे हरियाणवी, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि, ठीक है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं हम, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे हम उपभाषा की, यानी सब लैंग्वेज की, ठीक है, जो हमारी उपभाषा होती है। धीरे धीरे जब बोली का रूप विकसित होता जाता है तो उसमें साहित्य लिखा जाता है ना, लिखा जाने लगता है। बोली का वह विकसित रूप जिसमें साहित्य भी लिखा जाता है उपभाषा कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों? उपभाषा कहलाता है।
और ब्रज भाषा खड़ी बोली, अवधी तथा मैथिली बोलियां, किंतु इनमें साहित्य रचना होने के कारण अब ये उपभाषा बन गई हैं। अब यहाँ बात करेंगे बच्चों हम लिपि की, ठीक है, जिसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। कथित या मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है, जबकि लिखित भाषा में वर्णों का लिखित भाषा में प्रत्येक वर्ण के लिए कोई न कोई चिन्ह निश्चित होता है। इन चिन्हों को लिखने की एक विधि होती है जिसमें लिपि कहा जाता है। हमारी राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हमारी राजभाषा हिंदी है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में और उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। लिखित भाषा के चिन्हों को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। अब यहाँ पर हम मुख्य बिंदु देखेंगे बच्चों। अक्षरों की खोज लगभग 6000 वर्ष पहले हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम अपना ग्रामर यानी व्याकरण, ठीक है। आप देखेंगे बच्चों कि भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः भाषा के स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से भाषा से एक रूपता आ जाती है। भाषा में व्याकरण का प्रयोग करने से भाषा का शुद्धिकरण एवं स्पष्टीकरण होता है। व्याकरण वह शस्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्णता ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों कि व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार, ठीक है। वर्ण विचार कौन सा होता है? फोनोलॉजी। व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके संयोग और विच्छेद के नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार होते हैं बच्चों, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि पर पूर्ण रूप से विचार किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने के नियम तथा विराम चिन्हों का आदि का वर्ण होता है। अब यहाँ बच्चों देखेंगे हम स्मरणीय बिंदु। पाठ में अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार नजर डाल लेते हैं। भाषा एक ऐसा समर्थन साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के भावों एवं विचारों को ग्रहण कर सकता है। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, कथित या मौखिक भाषा या फिर लिखित भाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों ये था हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण चैप्टर, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।